हैदराबाद से एक औरत अपने दो साथियों के साथ एक गाड़ी में सवार होती है और इसके बाद लगभग 840 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। रास्ते में तमाम टोल नाका पड़ते हैं, पुलिस के बैरिकेड्स होते हैं, पुलिस चेकिंग भी हो रही होती है, लेकिन वो हर जगह से बचती बचाती बड़े आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। उस गाड़ी में एक लाश थी। एक लाश के साथ वो महिला, उसके दो साथी बड़े ही आराम से 840 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और किसी की नज़र नहीं पड़ती। और फिर वो गाड़ी आकर कोडागू में रुकती है, वहाँ के एक कॉफ़ी स्टेट में, और फिर उस लाश को निकाला जाता है और बड़ी ही बेरहमी से आग के हवाले कर दिया जाता है। वो आदमी कोई और नहीं था जिसकी लाश को निकाला गया, वो शख्स था उसी महिला का तीसरा पति। अब सोचिए, एक महिला अपने दो साथियों के साथ अपने पति की लाश को गाड़ी में भरती है, फिर इतना लंबा सफ़र तय करती है, जोखिम उठाती है और इसके बाद जाकर उस लाश को, उस डेड बॉडी को आग के हवाले कर देती है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस औरत ने ऐसा क्यों करना चाहा? क्या ऐसी कोशिश रही? क्या ये छुपाना चाहती थी? और आखिर इसके पीछे इसका मकसद क्या था? आप अभी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी महिला की तस्वीर है और साथ में जो एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये शख्स इसका पति है रमेश, जिसकी उम्र 54 साल थी। जो महिला है इसका नाम निहारिका है, उम्र 29 बताई जा रही है। कहीं कहीं इसकी जो उम्र है उसका 30 साल का भी जिक्र किया जा रहा है। अब आखिर क्या हुआ था इन लोगों के बीच? क्या जो आदमी है उसकी जो मौत हुई वो एक्सीडेंटल हो गई, या इस महिला ने इसका मर्डर किया और इसके बाद भरपूर कोशिश की कि प्रॉपर जो क्राइम सीन है, पुलिस को ऐसा पता ही ना चले कोई क्राइम हुआ है, पुलिस को पता ही नहीं चले कोई वारदात हुई है, या इस महिला ने कोई अपराध किया है? दरअसल तस्वीर देखिए, ये निहारिका की तस्वीर है, 29 साल इसकी उम्र है। और दूसरी तस्वीर जो मैंने आपको पहले भी दिखाई, एक बार फिर से देखिए, ये रमेश है, इनकी उम्र 54 साल है और ये निहारिका के तीसरे पति हैं। अब निहारिका की पहले थोड़ी सी स्टोरी और बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। दरअसल निहारिका के जो पिताजी हैं वो बचपन में ही मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद जो इसकी माँ है निहारिका की, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। निहारिका जैसे जैसे बड़ी होती है, 19 साल की उम्र में निहारिका भी दूसरी शादी, माफ़ करिएगा, निहारिका भी पहली शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन चीज़ें सही नहीं रहती, थोड़ी धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। हस्बैंड के साथ इसकी लड़ाई होती है और निहारिका डिवोर्स ले लेती है। अब इस वक्त जब निहारिका डिवोर्स लेती है तब वो बेंगलुरु में रह रही थी। फिर धीरे धीरे इसकी मुलाकात हरियाणा के एक शख्स से होती है। अब निहारिका उस आदमी से दूसरी शादी करती है, हरियाणा के आदमी से दूसरी शादी करती है और हरियाणा आ जाती है। अब शादी करने के बाद ये अपने हस्बैंड से पैसों का कुछ गबन कर देती है, पैसों का फ्रॉड कर देती है। इसी के चलते इसका जो पति है इस पर FIR कराता है, इस पर रिपोर्ट लिखवाता है, पुलिस इसे अरेस्ट करती है, कुछ दिन में जेल में भी रहती है निहारिका। और इसके बाद कुछ दिनों बाद जब ये छूट कर आती है तो अपने पति से तलाक लेती है और फिर आकर वापस बेंगलुरु आ जाती है। अब बेंगलुरु आने के बाद निहारिका को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके, जो उसको पैसों से मदद कर सके, और इसलिए मैट्रिमोनी साइट पर वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करती है। और लगातार सर्च करने के बाद रमेश, जो एक बिजनेसमैन है हैदराबाद के, उनसे निहारिका की मुलाकात हो जाती है। मैट्रिमोनी साइट पर निहारिका और रमेश दोनों मिलते हैं और इसके बाद ये लोग तय करते हैं क्यों ना अब हम शादी कर ले। अब इनकी शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद निहारिका जितने ऐशो आराम चाहती थी, जितना रुतबा चाहती थी, जो लाइफस्टाइल चाहती थी, वो सब उसे मिल जाती है, क्योंकि जो रमेश है वो पैसे से बहुत अमीर है, एक रियल स्टेट का बिजनेसमैन है, उसके बहुत सारे जो हैं बंगले भी हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास तमाम तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये सब जब निहारिका देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसकी सारी ज़रूरतें, जितने भी उसे पैसे की नीड थी, जो भी चीज़ें उसे चाहिए थी, वो समय समय पर उसे आसानी से मिलता रहता था। अब लगातार जो पति पत्नी थे वो खुश भी थे, क्योंकि निहारिका की जो पैसों वाली ज़रूरतें थी वो सारी पूरी हो रही थी। लेकिन एक रोज़ जो रमेश है वो 8 करोड़ की अपनी एक प्रॉपर्टी बेचता है, जिससे उसे 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये चीज़ें निहारिका देख लेती है। अब निहारिका को लगता है कि भले मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं अपने बंगलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कार यूज़ कर पा रही हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन कुछ हिस्सा मेरे नाम भी होना चाहिए प्रॉपर्टी का। अब इसी सिलसिले में वो रमेश से बोलती है कि तुमने अभी जो प्रॉपर्टी बेची है जिसमें तुम्हें 8 करोड़ रुपए मिले हैं, वो तुम मेरे नाम कर दो। 8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हिस्से में कर दो। अब इसके बाद जो रमेश है वो साफ इनकार कर देता है, वो मना कर देता है। इस बात पर लगातार लड़ाई होती है। अब जब प्रॉपर्टी निहारिका को नहीं मिलती, वो जो 8 करोड़ रुपए थे वो निहारिका को नहीं मिलते, निहारिका को लगता है कि जो मेरा पति है सिर्फ मुझे कुछ हिस्सा ही नहीं दे रहा, मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, तो प्लान करती है क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और इसके बाद
जो प्रॉपर्टी है वो सारी अपने आप मेरे नाम हो जाएगी। और बस यहीं से निहारिका प्लान बनाना शुरू करती है। ऐसे में इसके दो दोस्त थे, डॉक्टर निखिल और अंकुर राणा। ये दो दोस्त थे। अंकुर राणा जो है बैंगलोर में रहा करता था, तो अंकुर से बात करती है, उसको बताती है कि ऐसा ऐसा प्लान है, हम पैसे बांट लेंगे, क्यों ना मैं अपने पति का कत्ल कर दूं। अंकुर इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद ये डॉक्टर निखिल, इसके एक दोस्त हैं, उनसे बातचीत करती है, वो भी राजी हो जाते हैं। आप जो भी तस्वीरें देख रहे हैं दोनों वही लोग हैं, एक तरफ अंकुर राणा है और दूसरी तरफ है निखिल, डॉक्टर निखिल। अब ये जब सब लोग राजी हो जाते हैं तो उसी के तहत, क्योंकि जो रमेश है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, वो हैदराबाद में नहीं था, और इसीलिए 1 तारीख को ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना हम 3 तारीख को मर्डर का पूरा प्लान बनाएं और इस तरीके से हम मर्डर करेंगे। एक पूरी तरीके से साजिश ये लोग रच लेते हैं, ये तक ये मेंशन कर लेते हैं, प्रॉपर नोट डाउन करते हैं उन चीज़ों को ये लोग कि हमें कहाँ से निकलना है, हम कितने बजे निकलेंगे, कहाँ कहाँ सीसीटीवी नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ये लोग ध्यान रखते हैं। अब ऐसे में 3 तारीख को जो निहारिका है वो कॉल करती है अपने पति को और बोलती है कि आप जल्दी से घर पर आ जाइए, हम कहीं बाहर चलेंगे। इसके बाद रमेश को लगता है कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, मेरी लड़ाई झगड़े भले हो गए थे पैसों को लेकर, लेकिन मेरी बीवी है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब रमेश इसके बाद वापस जब घर आता है तब निहारिका उससे बोलती है कि चलिए गाड़ी निकालते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, और मेरा एक दोस्त आया हुआ है अंकुर, उसको भी रास्ते में छोड़ना है, यहाँ पे उसके एक फैमिली रिलेटिव रहते हैं उनके घर, तो उसको छोड़ देंगे, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब बातें होती है रमेश खुश हो जाता है। तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं, रमेश बैठते हैं, उनकी वाइफ निहारिका बैठती है और अंकुर जो होता है वो पिछली सीट पर बैठ जाता है। अब गाड़ी चल रही होती है, जैसे ही लोग देखते हैं कि एक सुनसान इलाका आ गया है, आसपास ज़्यादा घर नहीं बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तुरंत ही जो अंकुर है वो पीछे से रमेश का गला दबाना शुरू कर देता है और निहारिका भी उसका साथ देती है। इन लोगों को रमेश को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ये क्या हो रहा है, और देखते ही देखते उसकी जान चली जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इतना सब हो जाने के बाद ये जो महिला है ये अंकुर से अपने पति का कत्ल करवाती है, खुद भी गला दबाती है, और इसके बाद ये सीधे वहाँ से ये इस वक्त जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ ये हैदराबाद में इस वक्त मर्डर करते हैं। अपने पति को ये हैदराबाद बुलाती है, वहाँ पर मर्डर करती है, और इसके बाद सीधे बेंगलोर जाती है निखिल के घर, डॉक्टर निखिल के घर कार लेकर। वहाँ बताती है कि देखो हमने कत्ल तो कर दिया, आप तुम्हारी मदद करो, कैसे हम इस लाश को ठिकाने लगाएं। अब निखिल एक जगह जानता था कोडागू में, कॉफी स्टेट, वहाँ पर कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब तीनों ही गाड़ी में बैठते हैं, लाश रखी रहती है, और इसके बाद ये लोग फिर से ट्रैवल करते हैं बेंगलुरु से कोडागू तक। तो पहले हैदराबाद से बेंगलुरु आते हैं, फिर बेंगलुरु से कोडागू जाते हैं, तो लगभग 840 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, सिर्फ 8 करोड़ रुपए के लालच में। 8 करोड़ रुपए के लिए अपने पति का कत्ल करती है, और फिर उस लाश को छुपाने के लिए एक 840 किलोमीटर का लंबा सफ़र भी तय करती है, और चुपचाप लाश छुपाकर हर जगह से ये कोडागू पहुंच जाते हैं कॉफ़ी स्टेट में। वहाँ पर लाश को निकालते हैं, एक कंबल भी साथ ले जाती है, और वहाँ पर आग लगाती है और अपने पति की लाश को उस आग में झोंक देती है। इसके बाद वो कंबल भी वहाँ पर डाल देती है। अब यहाँ तक जो सारी चीज़ें थी, इन लोगों ने सबूत छुपा लिया, आराम से वापस घर आ जाते हैं। 3 तारीख को ये कत्ल करते हैं। इसके बाद आने के बाद ये पुलिस स्टेशन जाती है महिला, और कहती है मेरे पति घर आए थे, उसके बाद वो बाहर निकले और उसके बाद से मिल नहीं रहे हैं। तो अपने पास के इलाके में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर ये FIR भी कराती है अपने पति की गुमशुदगी का। अब ऐसे में जो हस्बैंड थे इसके रमेश, वो गायब हो चुके थे, किसी को खबर भी नहीं थी, कोई पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन 8 अक्टूबर को जो कोडागू है वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक शख्स की अधजली लाश मिली है, डेड बॉडी पड़ी हुई है कॉफ़ी स्टेट में। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है, शिनाख्त करी जाती है, तो पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, चेहरा आधा जल चुका था, आइडेंटिटी नहीं होती है उस शख्स के पास कोई। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये लाश है किसकी, ये पता लगाना। अब इसके लिए पुलिस जितने जो CCTV थे उस एरिया के, तमाम तरीके के जितने भी CCTV थे, दिन रात दोपहर जितने भी समय का वो कलेक्ट कर सकते थे, वो पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, और लगातार CCTV को निगरानी में रखा जाता है, चेक किया जाता है, एक एक क्लिप देखी जाती है, और तो और 10 दिन तक जो टेक्निकल डाटा थे वो जुटाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, और 500 से ज़्यादा CCTV फुटेज चेक किए जाते हैं। और उनको चेक करने के बाद पुलिस को एक रेड कलर की गाड़ी दिखती है, बेंज। अब उस गाड़ी को देखने के बाद पुलिस को लगता है कि हो ना हो, मुझे जो कुछ पुलिस वाले थे उनको उस गाड़ी पे डाउट हो जाता है। डाउट हो जाने के बाद उस गाड़ी का नंबर प्लेट मिलाया जाता है। उस नंबर प्लेट के द्वारा पता लगता है कि गाड़ी रमेश के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब रमेश के बारे में जब पता किया जाता है, उसके घर पहुंचते हैं, वहाँ तस्वीरें देखते हैं, तो पता लगता है जिसकी लाश मिली है वो कोई और नहीं बल्कि रमेश ही है। अब पुलिस जब बीवी से इन्वेस्टिगेट करती है तो बीवी बहुत रोना धोना शुरू कर देती है। वो बोलती है मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा तो सब कुछ वही थे, अब मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी।
ये सब देखकर पुलिस को शक ज़रूर होता है, लेकिन जब पुलिस और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस वालों को पता लगता है कि इस महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई हुई है। इसलिए पहला शक जो पुलिस का जा रहा था बीवी पे वो हट जाता है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। इसीलिए जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, जो परिस्थिति बनती है, उस आधार पर पुलिस वाले बीवी को सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, लगातार पूछते हैं कब गए, कैसे आए थे, आपकी गाड़ी यहाँ पर मिली, इसमें तो हमें एक शख्स और दिख रहा है। ये सारी चीज़ें पूछते पूछते जो महिला है, जो निहारिका है, वह बहुत मना करने की कोशिश करती है। अब ऐसे में निहारिका का कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता लगता है वो 2 लोगों से कांटेक्ट में थी उस जगह पर जब उसने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उन तक पहुँचती है, उनसे डिटेल निकालती है। तब जाकर जब तीनों को उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, तीनों ही अलग अलग बयान देते हैं, इनके बयान मैच नहीं हो पाते। प्लस पुलिस को अंकुर पर शक हो जाता है और ऐसे करते करते जब कड़ाई से निहारिका अंकुर से पूछताछ की जाती है तो दोनों टूट जाते हैं और पुलिस को पूरा सच बता देते हैं। अंकुर बता देता है कि मैंने और निखिल ने निहारिका के कहने पे सारी चीज़ें की। उसने हमसे कहा था कि कत्ल कर देते हैं, फिर पैसे को बांट लेंगे, और उसे अपने पति की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी और इसीलिए उसने हमें भी इस वारदात में शामिल करवा लिया। निहारिका भी पूरी कहानी बताती है और इसके बाद जो पुलिस है उन्होंने तीनों को अरेस्ट कर लिया है। जो निखिल हैं, डॉक्टर निखिल, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, निहारिका भी अरेस्ट है और अंकुर राणा भी अरेस्ट है। और फिलहाल इस पूरे केस में पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इनमें से जो 2 लड़के हैं, इनमें से किसी के साथ निहारिका का अफेयर तो नहीं था, कहीं लव एंगल तो वजह नहीं है जिस वजह से इसने अपने पति को मार दिया। क्योंकि ऐसे अचानक से 2 दोस्त कैसे उठकर आ जाएंगे और क्यों मदद कर रहे हैं, पैसा बहुत बड़ी वजह है। लेकिन पुलिस को ये भी पता लगाना है कि क्या इन तीनों के बीच में कुछ ऐसे संबंध भी थे, कोई अफेयर भी चल रहा था निहारिका का या नहीं, या सिर्फ जो 8 करोड़ रुपए हैं या सिर्फ वही वजह थे अपने पति का कत्ल करने के लिए।